हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। गुजरात सेट का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। 9000 बोल रही हूँ, नवंबर 2023 का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नवंबर 2022 का हमें आज डिस्कस करना है। उसमें भी हम पार्ट 1 की तरह 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि बहुत लंबा ना खींचे और आपकी प्रैक्टिस जो है वो रोज थोड़ी थोड़ी चलती रहे। ऑल्दो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन यानी कि 51 से लेके 100 तक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। सो फर्स्ट टू 50 क्वेश्चन हमें डिस्कस करनी है। ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है आज के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो, बट स्टिल प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जो क्वेश्चन आपको सामने दिखे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। और एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए सेट वगैरह के क्वेश्चंस जो है वो बेस्ट है रादर देन कोई रैंडम मॉक टेस्ट। ओके, तो जहां जहां एजुकेशन सब्जेक्ट है या आप किसी भी फील्ड में एजुकेशन में तैयारी कर रही हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी और स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी अलग अलग स्टेट के जो सेट वाले क्वेश्चंस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। गला थोड़ा सा आज गड़बड़ है तो आप काम चला लीजिएगा, लेकिन आपको बाकी सारी चीजें सुन जाएंगी क्लियरली, ये गारंटी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कंसीडर्स साइकोलॉजी एज एन इनकम्प्लीट स्टडी ऑफ एन एंड इनएडिक्वेट बेसिस ऑफ एजुकेशनल थियरी। यानी जब आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई थियरी बना रहे हैं और उसका बेस आप साइकोलॉजी को रख रहे हैं, तो साइकोलॉजी जो है वो एक इनकम्प्लीट स्टडी है। ठीक है, एक इनएडिक्वेट बेस है, एक प्रॉपर बेस नहीं है। ये बात कौन बोलता है वो आपसे पूछा है, क्योंकि हम यूजुअली जब भी कोई एजुकेशन की थियरी बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, तो हम मेजरली साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी इनको बेस लेके चलते हैं, राइट। सो इनमें से साइकोलॉजी वाले बेस को इनकम्प्लीट बोला जा रहा है, इनकम्प्लीट स्टडी की तरह लिया जा रहा है। सो ये बात किसने बोली? आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। सो ये बात आइडियलिज्म ने बोली है जी, क्योंकि आइडियलिज्म मेजरली जो है वो माइंड या इनके ऊपर फोकस करता है। ये वो मटेरियल ऑब्जेक्ट पे या चीजों पे फोकस ही नहीं करता। और उसमें भी जब साइकोलॉजी की बात आती है तो साइकोलॉजी को इंस्टेंटली नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि जैसे लर्निंग है या कोई भी चीज है तो वो बाद में रियलाइज होती है जब बच्चे के साथ वो चीज होती है। ओके, सो वो एक रीजन हो सकता है। अदरवाइज आइडियलिज्म जो है वो रिकग्नाइज करता है मेटाफिजिकल व्यू, जो कि रियलिटी को आइडियाज से अटैच करता है। तो माइंड में जो आइडियाज हैं उनसे रिलेटेड रहेंगी चीजें, मटेरियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रहेंगी। ओके, तो इसलिए आइडियलिज्म जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एज ए इंफॉर्मेशन जो है, एज एन इंफॉर्मेशन इसको आप याद रख सकते हैं। The aim of education according to existentialist is, तो existentialism philosophy उससे अकॉर्डिंग आपका जो है क्या एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव नॉलेज, अडेप्टेशन टू प्रैक्टिकल लाइफ की तो बात मेजरली हम नेचुरलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म में करते हैं। ओके, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड, तो बाहरी वर्ल्ड की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ये नेचुरल के साथ हम जा सकते हैं यहाँ पे। ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्ट सेल्फ रियलाइजेशन, तो सबसे मेजर चीज जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म में सेल्फ पे डिपेंड करती है। कई बार कई कैरेक्टरिस्टिक जो है अलग अलग फिलोसफी की, वो एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं फिलोसफी वाइज। ओके, हम आइडियलिज्म में भी सेल्फ की बात करते हैं देखा जाए तो, लेकिन उससे ज्यादा बेटर तरीके से हम एग्जिस्टेंशियलिज्म में बात करते हैं, जिसमें हम ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्ट सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। टीचर भी बच्चे की इसी चीज में हेल्प करेगा कि वो उसको सेल्फ रियलाइजेशन में जो सेल्फ रियलाइजेशन करवा सके। ओके, तो ऑब्जेक्टिव नॉलेज इसमें नहीं रहेगी। ऑब्जेक्टिव किस में रहेगी एक बार ये बताइएगा। वो तो ऑब्जेक्टिव कईयों में हो सकती है, बट स्टिल अगर हम बात करें, मान लो रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज के लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है? The process by which children develop habits, skills, values, and motives.
that make them responsible productive member of society, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो आपकी जो हैबिट बन रही है डे टू डे लाइफ में वो ऑब्वियसली फैमिली से स्टार्ट होके और सोसाइटी की वजह से बन रही है, राइट? तो फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, इन सब चीजों से। सो ये जो प्रोसेस है ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, जहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, और वहां से कुछ हैबिट, स्किल्स, वैल्यूज, मोटिव्स, कोई अलग अलग चीजें सीख रहे हो कि सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव मेंबर की तरह कैसे रहना है। ओके, मेन स्ट्रीमिंग, इंक्लूजन, डिफरेंशिएशन, ये यूजुअली हम जब डाइवर्सिटी पढ़ते हैं या डिसेबिलिटी पढ़ते हैं उस टाइम पे देखते हैं कि हाँ, मेन स्ट्रीम करना है बच्चों को, या इंक्लूजन होना चाहिए, या डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ओके, the best adjustment of liberty and equality can be achieved in a regime of, तो कहां पर हम ये लिबर्टी और इक्वालिटी का एक बेस्ट एडजस्टमेंट, क्योंकि अगर हमने लिबर्टी बहुत ज्यादा दे दी तो इक्वालिटी बचेगी नहीं, कहीं ना कहीं इनइक्वल हो जाएंगी चीजें, राइट? सो वो लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो उसका बेस्ट एडजस्टमेंट कहाँ पे पॉसिबल है? तो लिबरलिज्म में तो सिर्फ लिबर्टी पॉसिबल है मेजरली, ठीक है। सोशलिज्म में हम बहुत ज्यादा इक्वालिटी की बात करते हैं कि सबको बराबर बराबर सब कुछ दे दो। आइडियलिज्म की बात करें तो वहां तो इक्वालिटी लिबर्टी की बात ही नहीं है, वहां पे तो आइडियाज की बात हो रही है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म तो है, इक्वालिटी तो है, बट डेमोक्रेसी भी है, यानी फ्रीडम भी है। सो एक लिमिट में जो है वो आपको लिबर्टी या एक वो फ्रीडम मिल रही है। ओके, सो डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। Preamble to the Constitution of India mentions different types of liberty. तो 5 टाइप ऑफ लिबर्टी की ये बात करते हैं। प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए, एजुकेशन सब्जेक्ट या के तरीके से भी, प्लस एक इंडियन होने के तरीके से भी, कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि जब लिबर्टी की बात हो रही है तो कौन कौन से लिबर्टी वहां पे मेंशन है। ओके, सो उनमें उन लिबर्टी में से विच टाइप ऑफ लिबर्टी आउट ऑफ दीज हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो हमारे लिए डायरेक्ट डायरेक्ट कौन सी जो है वो रेलेवेंट है, ये लगा लो, या डायरेक्ट बियरिंग की डायरेक्ट इफेक्ट या इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा। सो लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप, यही है 5 तरीके की लिबर्टी, ठीक है। तो इन 5 में से एजुकेशन के लिए कौन सी है? थॉट एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि हम थॉट की बात करते हैं, पढ़ने की बात करते हैं, सोचने की, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की, एक्सप्रेस करने की, तो ये सारी चीजें हम एजुकेशन के फील्ड में पढ़ते हैं। वर्शिप, बिलीफ, फेथ, इनको नहीं पढ़ते हैं डायरेक्टली, ठीक है, ऑल्दो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बट यहाँ पे हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है थॉट एंड एक्सप्रेशन का। बाकी ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब प्रियम्बल की बात आ रही है तो जस्टिस में 3 टाइप के जस्टिस की बात हो रही है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। लिबर्टी में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, सबको साथ में लेके चलना है, प्रमोट करना है। फ्रेटर्निटी में भाईचारा आ गया कि यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। सो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये 4 वर्ड्स मेंशन है, इन चारों में से फर्दर और क्या क्या चीजें मेंशन है। ये 4 जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के अलावा आपको सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी पता होना चाहिए, ठीक है। Who is the author of the book Pedagogy of Oppressed? Easiest question, मतलब ये तो मतलब इस पे तो क्या ही पूछ लिया ठीक है, पाउलो फ्रायरे, आंसर रहेगा डी, इजीएस्ट। विच इज अ ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? तो जो प्रोजेक्ट मेथड है जो स्टूडेंट सेंटर्ड है बेसिकली, जिसमें हम बच्चे को एक्टिविटी दे देते हैं, वो अपने हिसाब से करेगा, सीखेगा, टीचर थोड़ा बहुत फैसिलिटेट कर देगा। तो इसका डिसएडवांटेज पूछा है जी, ये कंज्यूम करेगा बच्चे का बहुत सारा टाइम, या टीचर्स जनरली डोंट लाइक टू टीच थ्रू इट, तो ये डिसएडवांटेज थोड़ी होगा, मतलब ठीक है, मर्जी है उनकी। चिल्ड्रन आर जनरली नॉट इंटरेस्टेड, नहीं, प्रोजेक्ट मेथड में चिल्ड्रन ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आएंगे क्योंकि उनको कुछ करने को मिल रहा है, दे आर एंगेज्ड। इट लीव्स गैप्स इन द नॉलेज ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि बच्चा ना अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है, कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो अपने हिसाब से ही चल रहा है। एग्जैक्टली कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, वो चीज उसको नहीं पता है कहीं ना कहीं। सो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि गैप्स रह जाएंगे नॉलेज के बीच में, ठीक है। या फिर टीचर बहुत अच्छे से उस चीज का ध्यान रखे और बेटर तरीके से फैसिलिटेट करे। बट इन ऑप्शंस में से अगर हम देखेंगे तो हाँ, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हर एक बच्चे के हिसाब से अलग चीज हो सकती है, बट टाइम कंज्यूमिंग, और अगर गैप की बात हम कर रहे हैं इन दोनों में से, तो गैप वाला ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे।
Islamic tradition in education lays stress on inculcation of which of the values? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी नेट में भी आया हुआ है. तो ये इक्वालिटी इक्विटी पे फोकस करते हैं, फ्रीडम डिसिप्लिन पे, ह्यूमैनिटी नोबिलिटी पे और क्वालिटी एंड एक्सेलेंस पे. तो ये बात हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं. आंसर सी रहेगा. ह्यूमैनिटी और नोबिलिटी पे फोकस करते हैं. ये ज्यादा स्ट्रेस जो है इस्लामिक ट्रेडिशन की एजुकेशन का ह्यूमैनिटी पे और नोबिलिटी पे रहेगा कि हाँ आपको थोड़ा पोलाइट बनाया जाए. इन द एट फोल्ड पाथ, तो एट फोल्ड पाथ की बात आ गई तो आपको याद होने चाहिए कि हाँ बुद्धिज्म से रिलेटेड आ गया. फोर ट्रुथ भी आपको याद हो, एट फोल्ड पाथ भी याद हो. उन एट फोल्ड पाथ में किस किस के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं वो पता. So eightfold path given by Buddha, which of the following is the basis of right knowledge? तो सही नॉलेज का बेस क्या रहेगा? आंसर राइट फेथ एंड राइट रिजोल्व रहेगा. ये ऑलरेडी करवा रखा है. ये देखो, इसको प्रजना भी बोलते हैं, यानी पहले और दूसरे की कॉम्बिनेशन जो कि रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज है. तो ये राइट फेथ एंड राइट रिजोल्व जो है हमारा आंसर हो जाएगा. अगर आपसे ये पूछा जाता कि हाँ करेक्ट वे या मोरल वे ऑफ लिविंग से रिलेटेड है तो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ के कॉम्बिनेशन को बताते. और अगर आपसे पूछा जाता मेडिटेशन या कंटेम्पलेशन से रिलेटेड तो आप सिक्स सेवंथ एट्थ के कॉम्बिनेशन को बताते. ओके, तो अभी के लिए राइट फेथ एंड राइट रिजोल्व आपका आंसर हो जाएगा. ये आपकी चार ट्रुथ है जो आपको पता होने चाहिए सीक्वेंस में कि हाँ ट्रुथ जो है वो लाइफ फुल ऑफ सफरिंग है, दुख है, लेकिन वो दुख का क्या ओरिजिन रहेगा? तो कारण जो है सफरिंग का वो डिजायर है, जो हम क्या मतलब हम मिजरेबल होता है ना, एक से बढ़ के एक हमारी डिजायर्स निकलती रहती है, इच्छाएं. देन इस ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग की कैसे इसका निरोध किया जा सकता है, यानी हमारे पास सोल्यूशन भी है. और वो सोल्यूशन क्या है हमारे पास कि हम ये दुख निरोध मार्ग पे चले, एट फोल्ड पाथ पे चले, इन चीजों को फॉलो करें. यही हमारा जो है वो दुख से पार पाने का तरीका है, यही रास्ता है. ओके, which of the following concepts of education acceptable to Vedanta philosophy? तो वेदांत फिलोसफी से रिलेटेड कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है एजुकेशन से रिलेटेड वेदांत फिलोसफी में? अवेकनिंग ऑफ ऑल क्यूज, यानी IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इमोशनल क्वोशिएंट एंड स्पिरिचुअल क्वोशिएंट. ओके, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल. तो तीन ऑप्शन हमें सिलेक्ट करने हैं जी. तो बाकी चीजें तो फिर भी हो सकती है. हाँ वोकेशनलाइजेशन पे हम डाउट कर सकते हैं थोड़ा सा कि हाँ वोकेशनलाइजेशन पे ज्यादा फोकस ना हो. अदरवाइज बाकी चीजों के जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है वो एक्सेप्टेबल रहेगा वेदांत में, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन और एजुकेशन फॉर ऑल तो सेम ही है. ये तो दोनों जाएंगे ऑप्शन में अगर मुझे तीन सिलेक्ट करने हैं तो. और इन दोनों में से बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? IQ, EQ, SQ, सारी चीजों की एक्सेप्टेंस जो है वो आपको वेदांत फिलोसफी में दिखेगी. तो आंसर आपका 1, 3 एंड 4 यानी सी ऑप्शन हो गया. यशपाल कमेटी की रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज इजीएस्ट क्वेश्चन 1993. रिपोर्ट का नाम लर्निंग विदाउट बर्डन. कई बार कर चुके हैं, इजी क्वेश्चन है, अब तो याद हो जाना चाहिए. Expenditure as envisaged in the National Policy on Education 1986 of on education was of कितना परसेंट ऑफ नेशनल इनकम था? 6%, 7%, 4 और 5. तो ये टोटल एजुकेशन की बात हो रही है, रिसर्च की बात नहीं हो रही है. रिसर्च में हम 1% से भी नीचे चले जाते हैं, बट टोटल एजुकेशन में 6% रहेगा जी. ओके, और ये चीज हमने बोली भी थी कि इसको 6% से बढ़ाइए थोड़ा सा. ये सारी एजुकेशन पॉलिसीज ने जो है वो रिकमेंडेशंस दी थी. The National Knowledge Commission laid down guidelines for the betterment of elementary education, secondary education, pre-primary education या फिर higher education. तो आंसर क्या रहेगा? Higher education. Okay. कुछ एक चीजें होती है जो डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए. That's it. Which one of the following is the first step in the process of policy formulation? तो जब आप पॉलिसी बना रहे हैं तो पहला क्या स्टेप रहेगा? मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, या प्लान करना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, या जनरेट एंड इवेल्युएट करना पॉलिसी के ऑप्शंस, या फिर एनालाइज करना एग्जिस्टिंग सिचुएशन. तो जब आप पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, क्या चीजें चेंज करनी है, क्या चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, वो चीजें तो देखनी पड़ेंगी ना. तो आप एनालाइज करेंगे जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है कि अभी जो पॉलिसी है, अभी जो सिचुएशन है, वहां पे क्या चल रहा है, क्या चीजें चेंज की जा सकती हैं. तो वो सारी चीजें पता होंगी तब हम नेक्स्ट पॉलिसी बेटर बना पाएंगे. राइट. The most important thing to keep in mind for a teacher according to realism in education is, so realism में टीचर
वो क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं तो मैंने करवाया हुआ है, आया हुआ है। नेचर ऑफ चाइल्ड को ध्यान रखो, सिग्निफिकेंस एंड वैल्यूज जो आप पढ़ा रहे हो उस चीज का ध्यान रखो, मेथड ऑफ टीचिंग या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट। तो टीचर को क्या चीज ध्यान में सॉरी रखनी चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा जी सिग्निफिकेंस एंड वैल्यूज। तो रियलिज्म की बात आए तो रियलिज्म इज लाइक रियल लाइफ ना, तो रियल लाइफ में उस चीज का क्या सिग्निफिकेंट है, क्या वैल्यू है उस चीज की, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए जो पढ़ाया जा रहा है उसका। ओके। हु एम्फेसाइज्ड रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस। तो सत्यम शिवम सुंदरम की बात कौन करता है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। आइडियलिस्ट करेंगे, आइडियलिज्म की फिलॉसफी में ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस की बात हम करते हैं। Which one of the following education systems supports scientific progress? तो साइंटिफिक प्रोग्रेस किससे रिलेटेड है, आइडियलिस्टिक नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा फोकस नहीं करते। रियलिस्टिक एजुकेशन जो है वो ज्यादा फोकस करती है साइंटिफिक प्रोग्रेस पे, क्योंकि रियल लाइफ में क्या चीजें हो रही हैं, क्या मैटर है, क्या वगैरह जो भी, हम जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं। तो नेचुरलिस्टिक या प्रेगमेटिक में नहीं होती है ये चीज, मेजरली साइंटिफिक में होती है, सॉरी रियलिज्म में। Which of the following is not true about rubrics? तो rubrics के बारे में क्या चीज सही नहीं है। rubrics में हम एक तरीके से वो चेकलिस्ट बनाते हैं जिसमें हम चीजों का ध्यान रखेंगे, क्राइटेरिया होगा, उसके हिसाब से हम स्कोर या गाइड करेंगे। ओके, तो इसको कई बार क्राइटेरिया शीट, स्कोरिंग गाइड या ग्रेडिंग स्कीम भी बोला जाता है। जब आप rubrics बना रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि किस किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीजों को, और वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ या डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उस डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर किस तरीके से दे रही हैं आप, क्योंकि इसमें क्लियर कट मेंशन होता है। मान लो एक डिबेट हो रहा है और उस डिबेट या डेक्लेमेशन के लिए एक रूब्रिक्स दे रखा है जजेस को, और उस रूब्रिक्स में क्लियरली मेंशन है, जो कि आपको भी बताया गया है कि अच्छा कम्युनिकेशन के इतने हैं, फ्लुएंसी के इतने हैं, कंटेंट के इतने हैं। तो वो इस तरीके से जो भी 4-5 क्राइटेरिया जो है उन्होंने बनाए हैं उसमें मार्क्स भी क्लियरली मेंशन होते हैं कि अच्छा अगर आप बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी चीजें तो 5 नंबर है, 5 में से कितने मिले। अगर आप जो है बाकी और चीजें फ्लुएंट हैं तो 5 नंबर है, एंड आपका कंटेंट कैसा है उसके 5 नंबर है। तो टोटल 15 मार्क्स है, जजेस 15-15 मार्क्स देंगे आपको, राइट। सो वो चीजें आपको पता हो, ये रूब्रिक्स में होती हैं चीजें। सो उसमें क्राइटेरिया है हमारे पास, फिक्स क्राइटेरिया है, स्कोरिंग है हमारे पास, हमने सही से नंबरिंग कर रखी है, और ग्रेडिंग स्कीम भी है हमारे पास कि किस तरीके से ग्रेड करना है। तो इवेल्युएशन शीट जो है वो सही नहीं है रूब्रिक्स के केस में। ओके। Which 5-year plan recognize the importance of human capital? ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है बट इसको एक इंफॉर्मेशन की तरह लीजिए। जो 7th 5-year प्लान है उसको बोला गया था कि हमें ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। एंड प्लान ये था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कीजिए, यानी वही ह्यूमन जिसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, ये किसी भी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा पार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिकली जब हम इंडिया जैसे बड़े देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज हम क्रिएट कर पाएंगे देश उतनी ही तरक्की करेगा। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल पे फोकस आप देखिए ना हमने 7th 5-year प्लान में जाके किया। उससे पहले तो हम ह्यूमन पे या ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करने पे फोकस ही नहीं कर रहे थे ज्यादा एक्सप्लिसिटली। The universe is constantly evolving through surge and pralaya. With this statement is endorsed by the philosophy of, तो कौन सी philosophy सर्ज और प्रलय जो है उसको उसके ऊपर फोकस करती है। वो बोलते हैं कि चलती रहती हैं चीजें, कि कोई चीज बनी, देन प्रलय आई और सब डिस्ट्रॉय हो गया, फिर वापस से सर्ज हुआ, क्रिएशन हुआ यूनिवर्स का, और फिर चीजें चलती रही और एक पॉइंट पे आके प्रलय आ गया। तो ये चीज किसने फोकस की है या किस कौन सी फिलोसफी ये चीज की बात करती है। तो ये चीज की बात सामख्य फिलोसफी या सांख्य फिलोसफी करती है जी, जिसमें वो बात करते हैं कि जब प्रलय की बात है तो वहां पे एक परफेक्शन डिस्ट्रक्शन आ जाएगा। परफेक्शन वर्ड बोलते हैं ये, जिसमें जो 3 गुणाज है हमारे रजस तमस सत्व वो इक्वल हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। सो उसमें उस केस में भी प्रलय बोला जाता है इसको। आंसर सांख्य फिलोसफी। इमोशनल इंटेलिजेंस कंप्राइजेज ऑफ, तो इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू गोलमैन की थियरी गोलमैन ने दी है इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ठीक है, गोलमैन का नाम याद रखिए। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज रहेगी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, ड्राइव, सोशल स्किल। ओके, ड्राइव होगा, सेल्फ अवेयरनेस होगी, मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन और ड्राइव दोनों कहीं ना कहीं सेम चीज है।
मोटिवेशन में ऑलरेडी एक ड्राइव होगी तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा, तो मोटिवेशन में ऑलरेडी एक ड्राइव इंक्लूडेड है देखा जाए तो, राइट। तो ओके, बाकी देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, इंस्टिंक्ट्स एंड मोटिवेशन। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, ये 4 पॉइंट टोटली डिफरेंट है, अलग अलग है एक दूसरे से, और इंक्लूडेड है। सेल्फ की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम खुद के प्रति अवेयर हैं, खुद को रेगुलेट कर पा रहे हैं बेटर तरीके से, मोटिवेटेड है, एम्पैथी है हमारे अंदर, और सोशल स्किल्स हैं। तो ये सारी चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाएंगी। बाकी में ये जो ड्राइव और मोटिवेशन है ये मेजर रीजन हो जाएगा कि ये तो सेम ही चीज हो गई ना। इससे बेटर तो हम जैसे यहाँ सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन डाला नहीं यहाँ पे, तो अपना डी ऑप्शन बेटर है। Personality of an individual is fixed state of one's behavior, साइकोलॉजिकल टर्म फॉर कैरेक्टर, डायनामिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये कॉन्सेप्ट एजुकेटर्स के द्वारा डेवलप किया हुआ है। तो आपको देखते ही पता होना चाहिए कि हाँ, पर्सनालिटी सेम तो रहती नहीं है, तो आंसर सी रहेगा, यानी चेंज होती रहती है। डायनामिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। ऐसे फिक्स बिहेवियर किसी का होता नहीं है। सेम सिचुएशन पे एक सेम इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ उस टाइम मूड क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, चीजें क्या है। ओके, साइकोलॉजिकल टर्म तो है बट स्पेसिफिकली फॉर कैरेक्टर, यानी आपका कैरेक्टर अच्छा है तो पर्सनालिटी अच्छी है, अदरवाइज नहीं, वो चीज नहीं है। यहाँ पे सी रहेगा जी। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कम अंडर द डोमेन ऑफ, तो फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन या इंटरेस्ट किस डोमेन में आएगा, तो फीलिंग्स की बात कर रहे हैं जी आप, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट एस्पेक्ट, कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, अफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन। तो हम अफेक्टिव डोमेन में बात करते हैं ना फीलिंग्स की, तो राइट, 3 डोमेन पढ़ी हमने, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ब्लूम की टेक्सोनॉमी। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी के सारे पार्ट्स या जो हायरार्की है वो भी आपको पता हो, तो आंसर फीलिंग से रिलेटेड अफेक्टिव डोमेन हो जाएगा। अगर मोटर स्किल्स की बात हो रही होती या पर्टिकुलरली स्किल की, जैसे कोडिंग का एग्जांपल देके मैंने आपको RH डेव वाला समझाया था पूरा, कैसे याद रख सकते हो, दैट विल बी साइकोमोटर डोमेन। अभी के लिए फीलिंग्स है तो अफेक्टिव डोमेन आंसर रहेगा। सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, इजीएस्ट क्वेश्चन अगेन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं। आंसर क्या रहेगा, कोहलर, डेविड मैकलेंड, अब्राहम मेस्लो या फिर एडवर्ड बंडूरा। सो बंडूरा आंसर है जी, इजी। ओके, पियाजे's theory of cognitive development does not emphasize, किस पे emphasize नहीं करती है, assimilation, accommodation, triangulation या organization। so triangulation के प्रोसीजर पे नहीं करेगी ना, क्योंकि triangulation तो हम रिसर्च में पढ़ते हैं और triangulation में हम बोलते हैं कि एक से दो से ज्यादा तरीकों से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या हम कंबाइन कर रहे हैं मेथड्स को। so वैसा कुछ तो पियाजे ने बोला ही नहीं डेवलपमेंट की थ्योरी में। हाँ, उन्होंने एसिमिलेशन बोला, अकोमोडेशन बोला, ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं आ जाएगा जब ये चीजें ऑर्गेनाइज है तो इक्विलिब्रियम है, वरना नहीं है वो चीज। तो ट्रायंगुलेशन नहीं रहेगा जी एज सच, तो आंसर सी रहेगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है। टर्म जेस्टाल्ट का क्या मतलब है, तो जेस्टाल्ट फिलोसफी, सॉरी जेस्टाल्ट साइकोलॉजी की हम बात करते हैं। तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में हम पार्ट, सर्कल, होल, शेपलेस किसकी बात करते हैं। ये तो ऑप्शंस ही इन्होंने बहुत इजी दे रखे हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया ही नहीं इन्होंने। जेस्टाल्ट का मतलब ही होल होता है, हम एज अ होल बात करते हैं कि अगर हम इसमें जेस्टाल्ट में मेजरली आप ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि मान लो आपको बीइंग अ टीचर जेस्टाल्ट साइकोलॉजी यूज करनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप जो है समरी बता देंगे किसी भी चैप्टर की। जब आपने समरी बता दी उसके बाद, यानी एज अ होल बता दिया है आपने, अब उसके पार्ट्स पे जाके एक एक करके आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट इज जेस्टाल्ट, तो वो होल की बात करेगा। Concrete operational stage is given by Piaget, Skinner, Erikson, Kohlberg. Easy question, Piaget। 4 स्टेजेस है, चारों स्टेजेस पियाजे की याद हो, एरिक्सन की स्टेज को रिवाइज कर लीजिए, और कॉलबर्ग की स्टेजेस या लेवल्स जो 3 स्टेज और 6 लेवल्स हो जाते हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। ये रिवीजन मेजर फोकस है इन क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन आपको इजी लग सकता है बट इस क्वेश्चन के जरिए आप बाकी चीजें रिवाइज कर लीजिए, तब जाके आपकी सही प्रिपरेशन होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग डजंट एनकरेज, तो क्यूरियोसिटी, एम्पैथी, इंट्यूशन या अनकॉन्शियस ड्राइव्स। तो ये अनकंडीशनल उसकी तो बात करते हैं बट
स्टिमुलस की, बट अनकॉन्शियस ड्राइव की बात नहीं करते हैं। ये तीनों चीजों की भी बात करते हैं कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्यूरियोसिटी, एम्पैथी और इंट्यूशन ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि इंडिविजुअल ऑलरेडी उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज है, हमें सिर्फ बाहर निकालनी है। ठीक है, तो ये अप्रोच फिर एनकरेज करेगा क्यूरियोसिटी को, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, ह्यूमिलिटी, एम्पैथी और आपका एल्ट्रुइज्म। ये चीजें इन्होंने बोली थी, याद रखने की जरूरत है, बट ये चीजें क्या है वो 5-6 वो याद रखिए। ओके, सो अनकॉन्शियस ड्राइव जो है उनको एनकरेज नहीं करती है। थॉर्नडाइक की थियरी ऑफ लर्निंग किस पे बेस्ड है? तो देखो, स्किनर की बेस्ड है रेनफोर्समेंट पे। कंडीशनिंग अगर हम बोले तो क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ऑपरेंट दोनों ही आ गई। एंड ऑपरेशनिज्म जैसा वर्ड हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है। कनेक्शनिज्म से रिलेटेड है जी थॉर्नडाइक की थियरी ऑफ लर्निंग। अब थॉर्नडाइक की थियरी का नाम आ गया है, तो थॉर्नडाइक की थियरी की प्राइमरी लॉज, सेकेंडरी लॉज, किस पे एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने किया था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उनको रिवाइज करना परम धर्म है आपका इस पॉइंट पे। ओके, गोलमैन, गिलफोर्ड एंड स्पीयरमैन, ग्रुप फैक्टर थियरी, इमोशनल इंटेलिजेंस, 3 डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड 2 फैक्टर थियरी। सो देखो, अभी अभी बताया था ऊपर, गोलमैन मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, गिलफोर्ड गिलफोर्ड में कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो वैसे तो एस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है, बट उसको हम 3 डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। कौन से हैं वो 3 डायमेंशंस? कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट। और उसमें फिर फर्दर हम और एलिमेंट्स पढ़ते हैं। स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थियरी है जी, इजी। हमने लास्ट क्लास में या एक जगह पे किसी ना किसी क्वेश्चन में तो फैकल्टी थियरी भी पढ़ी थी इंटेलिजेंस की। ठीक है, सो फैकल्टी थियरी ओल्डेस्ट थियरी हो जाएगी, यानी जैसे 2 फैक्टर है, इससे पहले 1 फैक्टर यूनिफैक्टर थियरी हमने पढ़ी है, तो यूनिफैक्टर से भी पहले की जो थियरी है दैट विल बी फैकल्टी थियरी। ये बात आप याद रखिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी बी। नेशनल बॉडी इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन फॉर इट्स डेवलपमेंट इज, तो टीचर एजुकेशन के फील्ड की बात हो रही है। एमएचआरडी को तो हम ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर चुके हैं। एनसीईआरटी स्कूल लेवल के लिए है। यूजीसी जो है वो अपना किसके लिए है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए है। एंड एनसीटी अपनी टीचर एजुकेशन, यानी ये क्या किसके, तो फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन में क्या आ गई? अपनी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, which of the following is not salient feature of NCFTE, National Curriculum for Teacher Education? So ये content and concerns of teacher education, curricular areas of initial pre-service teacher education, introduction of grading system in teacher education, या फिर transaction of curriculum। तो देखो, स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन में ग्रेडिंग को इंक्लूड करना इसमें कोई चीज मेंशन नहीं है ज्यादा। तो मेजर फीचर रहेगा कि हाँ, ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कंसर्न है, तो जो भी कंसर्न या कंटेंट रहेगा या उसको ट्रांजैक्ट करना है वो चीजें रहेंगी, और जो भी करिकुलर एरियाज प्री सर्विस में है वो इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन एक सेलिएंट फीचर नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ग्रेडिंग सिस्टम यूजुअली हम सीबीसीएस सिस्टम को बोल देते हैं। अब सीबीसीएस सिस्टम किसने इंक्लूड किया था और कब से इंक्लूड किया था वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये भी हम कई क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। नेशनल कमीशन ऑफ टीचर्स 1, तो फर्स्ट नेशनल कमीशन किसने चेयर किया था? सीएल आनंद, चट्टोपाध्याय, यशपाल, राममूर्ति। तो देखो, ये आया था 83 के अराउंड, 83 to 85 बोल देते हैं बहुत बार। रामामूर्ति कमेटी आई थी 1983, ये हो गया 1990 में। ओके, इन्होंने तो 1993 में जाके एक रिपोर्ट दी है। 1993 की कमेटी के चेयरपर्सन थे ये। तो सीएल आनंद किससे रिलेटेड है वो आपको देखना पड़ेगा। आंसर अपना चट्टोपाध्याय हो जाएगा, याद रखने वाली बात है। ओके, कोलैबोरेटिव लर्निंग डजंट प्रमोट, तो जब आप कोलैबोरेट कर रहे हैं तो पीयर लर्निंग होगी, साथ में सीख सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल, इंडिविजुअल लर्निंग। जब आप कोलैबोरेट कर रहे हैं तो उसमें इंडिविजुअल लर्निंग को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम कोलैबोरेशन के थ्रू एक टीम लर्निंग को, साथ में सीखने को ही प्रमोट कर रहे हैं। सो प्रमोट मतलब इंडिविजुअल लर्निंग होगी, ऐसा नहीं है कि आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो तो इंडिविजुअल लर्निंग होगी ही नहीं, बट प्रमोट नहीं किया जा रहा है उसको। ओके, प्रमोट कोलैबोरेशन के टाइम पे टीम वर्क को प्रमोट किया जा रहा है एक तरीके से। रमसा स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो ये पता होनी चाहिए जी। 2001, 2002, देन आपका ये रमसा आ जाएगा 2009, रूसा आ जाएगा 2013, 2018 में समग्र शिक्षा अभियान, समग्र,
और उस समग्र शिक्षा अभियान में हम सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और टीचर एजुकेशन, इन 3 चीजों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन रिवाइज करनी है। एनसीएफ प्रपोज्ड चेंजेस इन करिकुलम ऑफ, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किसकी बात करता है? स्कूल एजुकेशन की बात करता है। एनसीईआरटी ने दिया है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं पढ़ा है, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो एनसीएफ की डिटेल्ड वीडियो जाके देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन एट स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल पे और स्कूल लेवल पे कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? डाइट एनसीटीईटी तो टीचर एजुकेशन के लिए, डाइट डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है। बचा क्या? एससीईआरटी। ठीक है, तो आंसर अपना एससीईआरटी रहेगा। एसआरसी की फुल फॉर्म क्या होगी? ये फुल फॉर्म बताइएगा, है ना? Which of the following is not true in case of experiential learning? तो डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस कर रही है, रोट मेमोराइजेशन पे फोकस हो रहा है, या फिर रिफ्लेक्टिव जजमेंट। देखो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ये डीपर अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव सेम चीजें हैं। रोट मेमोराइजेशन पे क्यों फोकस करेंगे जब हम एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाह रहे हैं, राइट? तो ये सच नहीं है जी कि हम रोट मेमोराइजेशन पे फोकस करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल है? अथॉरिटेरियन का, डिक्टोरियल का, फैसिलिटेटर का, परमिसिव का? फैसिलिटेटर का रोल है जी, फैसिलिटेट करेगा टीचर। ठीक है, ना ही अथॉरिटेरियन रहेगा, ना डिक्टेटरशिप की तरह काम करेगा, और ऐसे बिल्कुल खुला भी नहीं छोड़ देगा, परमिसिव नहीं होगा। तो वो अपना फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, जहां बच्चे को दिक्कत आ रही है वहां पे वो उसकी हेल्प करेगा। In which city the Western Region Committee Office of NCTE, तो NCTE के 4 रीजनल कमेटीज हैं, उन चारों रीजनल कमेटीज के ऑफिस एक एक जगह पे हैं, और ये जो 4 रीजन है, वही वही रहेंगे जो आप सही समझ रहे हो। ईस्टर्न, ये अपना क्या बोलते हैं, वेस्टर्न, और अपना साउथ, सदर्न और नदर्न। ठीक है, तो उसमें वेस्टर्न रीजन का, यानी अगर आप इस तरीके से देख रहे हो, तो यहाँ पे वेस्ट रहेगा, ये ईस्ट रहेगा, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इस साइड पे भारत का मैप इमेजिन कीजिए, इस साइड पे कहाँ पे रहेगी ये चीज, वेस्टर्न रीजन का ऑफिस कहाँ होगा? इन ऑफिस में फिर बाकी चीजें भी इंक्लूडेड है, मतलब कौन कौन से, अगर मैं वेस्टर्न रीजन बोल रही हूँ तो कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे, वो चीजें भी इंक्लूडेड है। बस उतना डीप में मत जाइए, बट 4 ऑफिस तो याद रखिए एनसीटी के। तो वेस्टर्न रीजन में रहेगा जी भोपाल, आंसर ए। एंड बाकी आप याद रख सकते हैं। नदर्न रीजन की आप बात करेंगे तो जयपुर, राजस्थान। ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो भुवनेश्वर। वेस्टर्न की बात करेंगे तो भोपाल, और सदर्न की बात करेंगे तो बेंगलोर। तो ये 4 जो हैं वो रीजनल ऑफिसेज हैं मेजरली। इन ऑफिसेज के अंडर जो है फिर फर्दर और स्टेट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो राजस्थान है तो उसके आसपास के स्टेट की, हरियाणा हो गया या यूपी हो गया, तो वो सारी चीजें इसमें, तो वो आपको पता होना चाहिए अगर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाना है तो। अदरवाइज ये 4 ऑफिस तो याद रखो, जयपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलोर। ओके, What is the primary function of SCRT in any state? तो किसी भी स्टेट में SCRT का प्राइमरी फंक्शन पूछा है। SCRT NCRT का काउंटर पार्ट रहेगी स्टेट लेवल पे। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट किसका? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कोर्सेज ऑफ 4 इयर्स, यानी ITEP की बात हो रही है। ITEP तो अभी आया है, पहले क्या कोई फंक्शन ही नहीं था इसका। प्रिपरेशन ऑफ अ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ये तो एनसीईआरटी ने बनाया है, सबके लिए है, नेशनल लेवल पे है। एक्रेडिटेशन, एक्रेडिटेशन का काम तो नेक करती है, और वो भी स्कूल लेवल पे नहीं करती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे करती है। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक, इवेल्युएशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन। ये बात बिल्कुल सही है जी, ये काम है अपना एससीईआरटी का प्राइमरी फंक्शन। ओके, करिकुलम डेवलप करना। अगर आपको ध्यान हो तो जो भी, जैसे मान लो हरियाणा है या राजस्थान है, राजस्थान की अलग से आपको एनसीआर, मतलब राजस्थान की बुक्स मिलेंगी, जैसे एनसीईआरटी होती है वैसी। तो वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं। तो वो बोर्ड की बुक्स किसने बनाई है? उनकी एससीईआरटी नहीं तो बनाई है, उनके स्टेट लेवल पे जो काम कर रही है। करिकुलम चेंज एनविसाजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट कोड। तो करिकुलम चेंज में क्या क्या चीज आ जाएगी? चेंज इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट में चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज क्यों करेंगे? इतना खर्चा भी प्लस करिकुलम चेंज करना है ना हमें तो मेथड ऑफ टीचिंग एंड इवेल्युएशन प्रोसेस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होगा जी चेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज को हम करिकुलम चेंज नहीं बोलेंगे। बाकी चेंजेस डेफिनेटली इंक्लूडेड रहेंगे, तो आंसर 1 2 4 5 आ जाएगा।
In the statements below, identify those which are related to the competency based curriculum design. Competency पे focus है. So this abilities and learning style of individual उसको support मिल रहा है. Memory based knowledge पे stress नहीं. कॉम्पिटेंसी पे, मास्टरी लर्निंग पे फोकस है, ना कि मेमोरी बेस्ड पे. इंडिविजुअल्स आर हेल्प्ड टू अचीव देयर पोटेंशियल, साउंड्स राइट. डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल इज फोकस्ड, बिल्कुल सही बात है. डोमेन स्पेसिफिक जाएंगे तभी तो मास्टरी लर्निंग पे फोकस करेंगे उस पर्टिकुलर चीज की. करिकुलम गेट्स डिजाइन विद एन आइडियलिस्ट, नहीं, आइडियलिस्ट अकेला पर्सपेक्टिव नहीं होगा, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम को डिजाइन करते हैं. तो सेकेंड एंड फिफ्थ नहीं आएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा सही हो जाएगा. आंसर ए. Which of the following characteristics is common to pragmatism, naturalism, existentialism? सब में कॉमन क्या चीज देखने को मिल रही है? देखो यहाँ हम सेल्फ पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअल पे, बच्चे पे फोकस कर रहे हैं, दोनों में ही. तो एम्फेसिस वैल्यू एजुकेशन पे है, इंडिविजुअल पे है. स्पिरिचुअल एम तो आइडियलिज्म में आ जाएगा. ठीक है, ये तो आइडियलिज्म होता. फिजिकल एनवायरमेंट, सिर्फ फिजिकल एनवायरमेंट पे फोकस कहीं ना कहीं एक तो रियलिज्म में चला जाएगा, अदरवाइज और जगह पे भी जा सकता है अगर हम सोचे तो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. ओके, बट फिलहाल के लिए इंडिविजुअल पे फोकस है जी तीनों का. एक सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस कर रहा है, प्रैग्मेटिज्म काम पे बच्चा खुद करके देखे, तो स्टूडेंट सेंटर्ड है चीजें. The confluence contingency model of curriculum evaluation was developed by, किसने डेवलप किया? तो करिकुलम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो आपकी वीआईपी क्लास से सोल्व हो जाएंगे. जितने भी मैंने वीआईपी क्लास ली है करिकुलम स्टडीज की, मेक श्योर आप उनको देख के जाएं. ऑल्दो पेपर 2 की बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हो पाई है वीआईपी, बट जितनी हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो करिकुलम से रिलेटेड चीजें जरूर देखिएगा, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे. आंसर आपका रॉबर्ट स्टेक हो जाएगा जब इस मॉडल की बात आएगी, बिकॉज ये क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हैं. इजी इन द सेंस कंपैरेटिव टू नेट अगर हम बात करें, क्योंकि डायरेक्ट है, आपने पढ़ रखे होंगे, याद होंगे तो आप कर दोगे. बट नेट के लेवल पे थोड़ा सा चीजें यही रहेंगी, टॉपिक इंपॉर्टेंस यही रहेगी कि पूछ लेंगे आपसे कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी का या स्टेक का मॉडल ही पूछेंगे, बट उसमें थोड़ा सा कुछ और घुमा के पूछ लेंगे. ओके. Child-centered curriculum is most associated with तो रूसो के आइडिया ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, जॉन डुई का प्रोग्रेसिव व्यू इन एजुकेशन, फ्रोबल का कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन, या फिर प्लेटो की आइडियोलॉजी. तो सबसे ज्यादा चिल्ड्रन और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कहाँ होगा? अगर आपको याद हो, प्रैग्मेटिज्म में हम बोलते हैं कि कोई करिकुलम नहीं है, चीजें चेंज होती रहती है और इंडिविजुअल वाइज होनी चाहिए सारी चीजें. तब हमने बोला भी था कि यही चीज हमारे लिए नेगेटिव में भी काम करेगी कि हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग से नहीं बना सकते हम करिकुलम. तो जॉन ड्यूई जो प्रोग्रेसिव व्यू रखते हैं एजुकेशन का, यानी कि प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी से रिलेटेड है, वो ज्यादा फोकस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड पे. आंसर बी हो जाएगा. Which one of the following educational foundations has no direct influence? कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है जब हम करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट. तो देखो यही चीज हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि इनएडिक्वेट माना जा रहा है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को या फिर साइकोलॉजी को, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा इसका. पॉलिटिकल फाउंडेशन अगर है तो मान लो पॉलिटिक्स में कोई कुछ चाह रहा है तो डायरेक्ट करिकुलम के ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएंगे. ऐसे ही सोसाइटी के हिसाब से या फिलोसफिकल फाउंडेशन के हिसाब से. बट साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा, डेफिनेटली इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. इसीलिए हम इन तीनों को बेस भी लेके चलते हैं जब भी हम करिकुलम बनाते हैं, बट साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होगा. तो आंसर सी हो जाएगा. which two of the following are false about formative evaluation? तो फॉर्मेटिव तो ड्यूरिंग द स्टडी होता है, टीचिंग होता है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. किए भी जा सकते हैं, नहीं भी किए जा सकते, बट यूजुअली किए नहीं जाते हैं. प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स टू मॉडिफाई द मेथड, ये बात सही है, फीडबैक तो प्रोवाइड करेंगे. कंसीडर इवेल्युएशन एज अ प्रोडक्ट अगर आ गया या इवेल्युएशन में प्रोडक्ट, मतलब लास्ट की बात कर ली तो वो तो समेटिव पे आ गए हम. डेवलपमेंटल है नेचर में, तो ये दोनों तो ठीक है जी, ठीक है, श्योर ठीक है. तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूजुअली हम समेटिव इवेल्युएशन में करते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड गलत हो जाएगा अपना, सेकंड एंड फोर्थ सही हो जाएगा. आंसर बी हो जाएगा. ठीक है. According to NEP 2020, a practice-based curriculum for class 6 to 8 will be appropriately designed by NCERT. उसका नाम क्या रखेंगे NEP 2020 के अकॉर्डिंग? तो स्कूल लेवल की बात आ गई यहाँ पे, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन. आंसर हो जाएगा थर्ड, NCFSE.
ये मैंने करवा भी रखा है 2023 में जो आया था, तो देख लेना। Which two of the following are true about curriculum? अप्रोप्रिएट कोड सिलेक्ट करना है। करिकुलम डिस्क्रिप्टिव होता है। करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्लियर कट करवा रखा है आपको, अलग से भी एक छोटी सी वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। सो करिकुलम प्रिस्क्रिप्टिव है जी, सिलेबस डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि सिलेबस में हमने डिटेल में डिस्क्राइब कर रखी है सारी चीजें। करिकुलम में प्रिस्क्राइब कर रखी है कि ये मोटी मोटी चीजें हैं, इनसे रिलेटेड काम करना है। ओके, सो करिकुलम एक ब्रॉड एम्बिट हो गया और वो डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं हम, उसमें प्रिस्क्रिप्शन है। और सिलेबस एक पार्ट हो गया उसका, और सिलेबस में हम अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये आपको करवाना है। करिकुलम सबके लिए यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल सही बात है, ये गलत था। स्कोप ऑफ करिकुलम वाइड होता है सिलेबस से, ये भी सही बात है। करिकुलम एक डॉक्यूमेंट है दैट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, नहीं, जो टीचर को कवर करनी है वो सारे टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन होते हैं, ना कि करिकुलम। ओके, तो फर्स्ट एंड फोर्थ अपना गलत हो गया, सेकंड एंड थर्ड सही हो। ठीक है जी, ये हो गए आपके 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको हेल्प रही हो, कुछ ना कुछ नया सीखा हो आपने। एंड रोज इसीलिए मैंने 100 करवाने की बजाय रोज 50-50 करवाने का डिसीजन लिया, ताकि रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आप अपना रिवीजन चालू रखिए, ठीक है। तो वो रिवीजन आपने ऑन रखना है, जो चीजें आप कर रहे हो ये 1 घंटे का या अराउंड 45 मिनट 50 मिनट का आपकी प्रैक्टिस सेशन ऐसा हो गया कि हाँ, जब आपका एग्जाम अप्रोच कर रहा है तो आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन एक ही दिन बैठ के सारी चीजें करोगे। हाँ, लास्ट में जाके एक दिन में वापस से क्वेश्चंस रिवाइज करके देख लीजिएगा, कंपाइलेशन वीडियो वगैरह कुछ ऐड ऑन कर दूंगी मैं, बट अभी के लिए रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे नेट वाले बच्चे हैं, सेट वाले हैं, क्योंकि ये गुजरात सेट वालों का तो 1 दिसंबर का पेपर है, वेस्ट बंगाल सेट वालों का 15 दिसंबर का पेपर है, तब तक अपना नेट का भी पेपर की डेट आ जाएगी। तो इसलिए फोकस रिविजन पे रखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रखिए। ओके, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.